-1। कितनी रो है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर? हाउ मेनी रोज आर देयर? 2, मेल एंड फीमेल। 2 रो के अंदर डेटा है मेल और फीमेल का। और कॉलम कितने हैं हमारे पास? 3, इक्विटी, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड। तो कॉलम कितने हैं? 3 और रो कितनी है? 2। तो 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय 3 - 1। 2 - 1 मतलब 1 और 3 - 1 मतलब 2। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? 2 आ गई। तो आपके पास टोटल काई स्क्वायर वैल्यू होनी चाहिए जो टेबल से आई अभी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होना चाहिए और डिग्री ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए। ये जब सब कुछ कैलकुलेट कर लोगे तो अब हम अपने फाइनल कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। कंक्लूजन क्या है? या तो आप क्रिटिकल वैल्यूज को कंपेयर कर लो या पी वैल्यूज को कंपेयर कर लो। क्रिटिकल वैल्यू को कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है, वो हमें निकालनी पड़ेगी। ये निकाली हुई है हमने। कैलकुलेट द वैल्यू। ये कौन सी वाली वैल्यू निकाली हमने? ये हमने क्रिटिकल वैल्यू निकाली। ठीक है, क्रिटिक ये लिखा हुआ, नाउ फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू यूजिंग द दिस फार्मूला, CHI-INV फार्मूला। नोट कर लेना इसको, CHI-INV फार्मूला लगता है क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, ये देखो फंक्शन है CHI-INV। CHI-INV निकालते हुए आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी कितनी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें 5% जो दे रखा था। पूछेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ कितनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने 2 लिखी हुई है। तो इन दोनों वैल्यू को इस फंक्शन में डालोगे तो आपके पास क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया तो है कि हम क्रिटिकल वैल्यू को कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ कंपेयर कर लें और कंक्लूड कर लें कि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, या हम पी वैल्यू से कर सकते हैं। पी वैल्यू के लिए फार्मूला देखो, याद कर लेना। फार्मूला क्या है? CHIDIST, काई डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम बोलते हैं। ये काई INV था, ये काई डिस्ट्रीब्यूशन है। काई डिस्ट्रीब्यूशन से पी वैल्यू निकलती है जो ये आई है। काई डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आपसे पूछता है एक्स बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ। एक्स का मतलब क्या होता है? जो जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू आई है इसको हम एक्स बोलते हैं। जेड ये काई स्क्वायर की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, दिस इज एक्स वैल्यू। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास निकली हुई है 2। इन दोनों की बेसिस पे हम क्या निकाल देंगे? पी की वैल्यू निकाल देंगे। और पी की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी आई है? 0.0235। इसको परसेंटेज की टर्म्स में बोलेंगे तो कितना बन गया? 2.35%। और मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना था? 5% था। तो पी की वैल्यू कम आई या ज्यादा आई? पी वैल्यू इज लेस देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और ग्रेटर? लेस देन। लेस देन। और जब भी लेस देन आती थी तो एक्सेप्ट करते थे हाइपोथेसिस या रिजेक्ट करते थे? रिजेक्ट। लेस में रिजेक्ट करते थे। तो हमने देखो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, हैंस रिजेक्ट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या था हमारा? हाइपोथेसिस था कि दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जेंडर में और इन्वेस्टमेंट के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। हम इस बात को रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट करते हैं का मतलब क्या है? कि हम कहते हैं कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। तो कंक्लूजन क्या बना? वी कैन से दैट देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड इन्वेस्टमेंट टाइप। दोनों के बीच में एसोसिएशन है। ये हमारा कंक्लूजन बन गया। ठीक है, इसी बात को पी वैल्यू को एक और फार्मूले से, देखो यहाँ और लिखा हुआ है, इसी बात को आप एक और फार्मूले से निकाल सकते हैं। वो फार्मूला क्या है? CHITEST। फार्मूला क्या है? CHITEST। यहां से भी ये पी की वैल्यू जो हमने निकाली थी ना CHI डिस्ट्रीब्यूशन से, वही CHI टेस्ट से भी निकल सकते हैं। ये सबसे इजीएस्ट फार्मूला है। इसमें हमें इतनी सारी टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सबसे आसान फार्मूला होता है वो, लेकिन पेपर में कौन सा पूछेगा हमें नहीं पता। इसमें देखो फार्मूला क्या लगा, CHITEST लगाओगे। इसमें आपसे पूछता है एक्चुअल रेंज बताओ। एक्चुअल रेंज मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू बताओ और एक्सपेक्टेड वैल्यू बताओ। तो सिर्फ 2 टेबल पूछ रहा है। एक टेबल जो क्वेश्चन में दे रखी थी वो हमारी एक्चुअल ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने निकाली थी रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। जो वो टेबल आई थी वो एक्सपेक्टेड वैल्यू आई थी। उसके बाद जो हमने तीसरी टेबल बनाई थी ये वाली, O माइनस ई रेस टू पावर 2 होल डिवाइडेड बाय ई, इन सारी कहानियों की कहीं कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं तीसरा मेथड लगाता हूं तो इन सारी कहानियों की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे एक्चुअल वैल्यू पता होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू पता होनी चाहिए। वहां से सीधा क्या निकल के आ जाएगा? वहां से सीधा पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और पी की वैल्यू को मैं अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कंपैरिजन करके
कंक्लूड कर सकता हूँ। तो ये तीसरा जो मेथड है ये सबसे आसान है काई स्क्वायर के अंदर, लेकिन ये हम जब ही अप्लाई करेंगे जब उसने क्वेश्चन में पूछा होगा। अगर उसने हमसे पूछ लिया क्वेश्चन के अंदर कि o माइनस e रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय e वाले फार्मूले से करके दिखाओ, तो फिर तीसरा फार्मूला हमारे काम नहीं आएगा। फिर हमें सेकंड फार्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 3 तरीके हैं जिसकी बेसिस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं। इसके स्टेप मैंने आगे लिख रखे हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। हमने पूरे क्वेश्चन में किया क्या है। सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, नहीं दे रखी है तो कई बारी वो हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, रॉ डेटा अगर दे रखा है तो। जैसे आपको क्वेश्चनेयर में बता दिया कि हमारी क्लास में 20 बच्चे हैं, इसमें तो आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी है। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में एग्ज़ाम में 20 वैल्यू आपको दे रखी हो, ऐसे टेबल बनी है। आपको हो सकता है मैं बोलूँ कि राम ने इक्विटी में पैसा लगाया, सुरेश ने फिक्स्ड डिपॉज़िट में पैसा लगाया, महेश ने इक्विटी में पैसा लगाया, गीता ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, सीता ने फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाया। तो ऐसे 20 बच्चों का डेटा आपके पास आ गया, तो आपको ये फ्रीक्वेंसी टेबल खुद बनानी पड़ेगी कि उसमें से फीमेल में से जो हमारे पास गीता, सीता, सुनीता ऐसी जितने भी लोग हैं, वो सब फीमेल में। उन गीता, सीता, सुनीता में से कितने लोगों ने इक्विटी में पैसा लगाया, कितनों ने फिक्स्ड डिपॉजिट में लगाया, कितनों ने म्यूचुअल फंड में लगाया। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। फ्रीक्वेंसी टेबल हमें खुद बनानी पड़ सकती है कि मेल और फीमेल को अलग-अलग करके। रॉ डेटा अगर है तो, और अगर बनी-बनाई टेबल आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला काम क्या है कि रॉ डेटा दे रखा है तो आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और नहीं है, सीधी दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल होल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। तीसरी टेबल हमें बनानी पड़ती है o माइनस e रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय e। ये हमारी तीसरी टेबल बन जाती है। अब 3 टेबल हमारे पास हैं, तीसरी टेबल का सम निकाल देते हैं तो काई स्क्वायर वैल्यू आ जाती है। काई स्क्वायर की एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, लेकिन एक क्रिटिकल वैल्यू मुझे चाहिए होती है। क्रिटिकल वैल्यू के लिए हमें फार्मूला लगाना होता है CHI-INV का। दोनों वैल्यू आपके पास हैं, काई की क्रिटिकल वैल्यू भी है, काई की कैलकुलेटेड वैल्यू भी है। इन दोनों के बेसिस पे मैं चाहूँ तो अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता हूँ, यहीं क्वेश्चन को खत्म कर सकता हूँ। लेकिन हमें एक बात और पता है कि हम काई की वैल्यू को छोड़ के हम पी की वैल्यू से भी अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो हमें पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पी की वैल्यू को निकालने का फार्मूला है CHI-DIST, काई डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से पी वैल्यू निकल जाएगी, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें क्वेश्चन में हमेशा दे ही रखा होता है। तो पी की वैल्यू को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कंपैरिजन कर लूँ, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। तीसरी बात, पी की वैल्यू निकालने के लिए ही CHI-DIST फार्मूला ना लगा के मैं एक और फार्मूला लगा सकता हूँ। वो कौन-सा फार्मूला है? दैट इज़ CHI-TEST। ठीक है? काई टेस्ट वाला जो था, काई टेस्ट वाला फार्मूला लगा के भी हम अपनी पी की वैल्यू निकाल सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं। टेक द डिसीजन ऑन द वैल्यू ऑफ द काई वैल्यू और द क्रिटिकल वैल्यू। Any doubt to anyone? This is all about the chi-square test. No, sir. किसी भी बच्चे को कहीं कोई डाउट है काई स्क्वायर में तो पूछ लो। ये क्वेश्चन हम कल मैनुअली बोर्ड पे भी कल क्लास पे डिस्कस करने वाले हैं, ये या इसके जैसा जो मैंने वीडियो शेयर करे हुए हैं। 90 नंबर का जो पेपर आएगा उसमें भी काई स्क्वायर का क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे ही सॉल्व होगा। उसमें भी आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, o माइनस e रेज़ टू पावर t e वाली टेबल बनानी पड़ेगी, सम ऑफ द काई स्क्वायर वैल्यू निकालनी पड़ेगी ये वाली, ठीक है? लेकिन क्रिटिकल वैल्यू वहाँ पे हम, यहाँ तो हमने फार्मूले से निकाली क्रिटिकल वैल्यू, वहाँ पे हमें क्रिटिकल वैल्यू निकालनी नहीं पड़ती, मैनुअली करते हुए वो टेबल हमारे पास होती हैं। बच्चों को पता होगा टी टेबल, जेड टेबल थी, तो वहाँ जो हम टेबल वैल्यू बोलते हैं वही क्रिटिकल वैल्यू है। यहाँ तो एक्सेल में तो हमें निकालनी पड़ती है, जब कल हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो क्रिटिकल वैल्यू हमें निकालनी नहीं पड़ेगी, हम टेबल देखना सीखेंगे। तो इस वाली वैल्यू को टेबल वैल्यू से आप कंपैरिजन करके कंक्लूड कर लोगे। पी वैल्यू हमें निकालनी आती नहीं है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, लेकिन पी वैल्यू हमारे पास आती नहीं है निकालनी, तो सिर्फ हम इस वैल्यू को टेबल वैल्यू से कंपैरिजन करके अपना डिसीजन लेंगे जब हम मैनुअल क्वेश्चन कर रहे होंगे तो। यहाँ तक का क्वेश्चन आपको करना ही करना पड़ेगा मैनुअली। ध्यान से देख लो बेटा, कोई डाउट है तो पूछ लो। चालीस बच्चे रह गए, 20 बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है बेटा, तो मेरी तरफ से तो मान के चलो मैंने पूरी अच्छे से रिवीजन करा दिया आपको। आपके 20 नंबर का जो प्रैक्टिकल है, जिसमें बेसिक क्वेश्चन, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और रिपोर्ट वाला 4 तरीके के क्वेश्चन आएंगे।
जो जितना कर आएगा उसको उतने नंबर मिल जाएंगे उस दिन या उस दिन से पहले। अब मेरे पास मत आना, अपने दोस्तों को ये बात बहुत अच्छे से बता देना कि सर ने पूरी सारी कहानी बहुत अच्छे से समझा दी, अब सर के पास मत चले जाना। टेस्ट में मेरे से कोई उम्मीद मत पालना उस दिन प्रैक्टिकल करते हुए कि सर मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरा सिस्टम नहीं चल रहा, डेटा एनालिसिस कहाँ से आएगा, कॉपी कहाँ से होगा, डेट टी लगाऊं, जेड लगाऊं, पी लगाऊं, क्यू लगाऊं, वन टेल लगाऊं, टू टेल लगाऊं, राइट टेल लगाऊं, हाइपोथेसिस कैसे बनाऊं। उस दिन मैं कुछ नहीं बताने वाला। एक्सटर्नल आएगा, जो आप कर पाओगे कर लेना, उतने नंबर ले लेना। कोई डाउट है तो बेटा अभी और 1 मिनट 2 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ, पूछ लो। और जितने लोगों को समझ में आया जरा एक बारी माइक